कैसा लगेगा आपको जब कोई आपको ये कहे कि मैं तुम्हें $1 के बदले $1 दूंगा। तो उनके आश्चर्य हो रहा है कि जी ऐसा कैसे हो सकता है, आज तो $1 के सामने ₹82 के आसपास की रुपए का कीमत हो गया, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता था आज से तकरीबन 75 साल पहले। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो $1 के सामने रुपए का कीमत इतना गिर गया कि ₹82 के आसपास हो गया, और इससे भारत को क्या दिक्कत हो सकता है। ये भी बहुत ही लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसे एक वीडियो की सीरीज में बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अ बर्निंग एस्पिरेंट आज आपके सामने रुपये और डॉलर के एक्सचेंज रेट को समझाने आया हूँ। हमें रुपये के गिरावट को समझने से पहले ये समझना होगा कि दो करेंसी के बीच में कन्वर्जन रेट कैसे तय होता है जिससे मनी एक्सचेंज होती है। मेनली इसके 3 फैक्टर है एक्सचेंज रेट के जिससे मनी एक्सचेंज होता है किसी भी देश का। एक तो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और तीसरा आता है मैनेज एक्सचेंज रेट। अगर हम लोग बात करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, तो ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसपे पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल होता है। 1947 में आजादी के समय हमारा भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था जिसपे भारतीय रुपए पे पूरी तरह से भारत सरकार का कंट्रोल था कि उसका वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा। इस पे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेदार नहीं हुआ करता था। उस समय सिर्फ सरकार का ही सीधा कंट्रोल हुआ करता था। अब बात करते हैं दूसरे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम होता है जो ये अलाउ करता है कि डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर करेंसी की वैल्यू को अप एंड डाउन यानी कि फ्लोट करवा सके। इसका एग्जांपल इस तरह से आप समझ सकते हैं, किसी इंटरनेशनल मार्केट में किसी करेंसी का कितना डिमांड है और उसका सप्लाई कितना हो रहा है, उस हिसाब से करेंसी के वैल्यू पर्टिकुलर करेंसी के का तय होता है। जैसे कि $1 के बदले ₹82 के आसपास आज का जो रुपया वो फ्लोट कर रहा है। हालांकि इसमें कई और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो कि पहले के जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हुआ करता था उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स उतना काम नहीं आया करते थे, लेकिन आज के जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काम आते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन क्या है, किसी देश का किसी कंट्री का जीडीपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, उस कंपनी का कुछ एक्सटर्नल पॉलिटिकल इशू तो नहीं है या इंटरनल पॉलिटिकल इशू तो नहीं है, या कितना वो देश पॉलिटिकली स्टेबल है। तो इन सब फैक्टर्स पे ये करेंसी फ्लोट करता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। थर्ड है मैनेज एक्सचेंज रेट। ये एक तरह से ऊपर वाले दोनों एक्सचेंज रेट का मिक्सचर है। इसमें करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई से फ्लोट तो करती है मगर एक लिमिट तक, जैसे कि 5% या 10%। इससे ज्यादा मार्केट के डिमांड और सप्लाई एक करेंसी को अफेक्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो इसे फिक्स कर देती है कि एक रेट तक ही ये फ्लोट कर पाएगी। इसका डिमांड और सप्लाई पे ज्यादा असर नहीं देखा जाता। तो ये एक तरह का डुअल एक्सचेंज रेट इस कहलाता है। हालांकि देखा जाए तो और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं किसी करेंसी के फ्लोट करने पे या किसी करेंसी के एक्सचेंज रेट पे। और भी कई तरह के फैक्टर्स हैं जो कि एक्सचेंज रेट में आते हैं, लेकिन बेसिकली पूरी दुनिया इस 3 एक्सचेंज रेट पे ही चलती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं मगर ज्यादातर फैक्टर्स इसी पे रिलाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी देश का जीडीपी कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है, कि कोई देश कितना इम्पोर्ट कर रहा है और कोई देश कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह का हो रहा है, किसी देश में कौन सा यूनिक प्रोडक्ट मिल रहा है या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि वाइडली नहीं मिलता है, या किसी देश का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी क्या चल रहा है किसी देश का, उस देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है। तो इन सब के बेसिस पे बहुत सारा करेंसी वैरी करता है। तो इन सब की बात मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा। आज मैं आपको बस ये बताना चाहता कि डॉलर और रुपये के बीच में ऐसा क्या फैक्टर है जो कि इतना डिफरेंशिएट और डिप्रिसिएशन देता है रुपये को डॉलर के तुलना में। हालांकि ये कोई खराब चीज नहीं है कि किसी देश की करेंसी डॉलर की तुलना में कम हो। एक्चुअली एक तरह से फायदा ही होता है। आरबीआई भी इसको एक तरह से बेनिफिशियरी लेती है, क्योंकि जब किसी देश का करेंसी किसी दूसरे करेंसी के मुकाबले कम होता है तो लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं उस देश में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि उनको चीप लगता है और उनको उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से उनको बेनिफिट होगा। कोई भी बिजनेसमैन उसी देश में इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां पे उनको चीप लेबर, चीप फैसिलिटीज मिल जाए, उनको कम इन्वेस्टमेंट में। तो ये हम लोग के देश के लिए एक तरह से अच्छा ही है, लेकिन एक लिमिट तक, जिससे पर आरबीआई बहुत ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में रुपये की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा कि कितनी बार रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ और किन किन कारणों से हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको किन किन टॉपिकों पर वीडियो चाहिए।